हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में हम लोग सेकेंड वीडियो पर आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ क्वेश्चंस को देखे थे। आज हम लोग उस चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर दूसरे चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्वेश्चंस जो देखेंगे उनकी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वर्णन कीजिए। यह इनका प्रश्न है। तो हम लोग देखते हैं कि श्वसन है क्या। पहला प्रश्न ये हम लोग देखते हैं कि श्वसन होती क्या है, श्वसन क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि श्वसन जो होता है कि श्वसन एक प्रकार विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी होती है। तो श्वसन एक विशेष प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसके द्वारा जीव शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम लोग ये बताएंगे इनको कि श्वसन एक विशेष प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसके द्वारा जीव शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वसन की जो क्रिया होती है इसकी रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। यह क्रिया की रिएक्शन क्या होती है। तो इस क्रिया की रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज जो शरीर में हमारे ग्लूकोज होता है, यह ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन से क्रिया करता है और इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। तो ऊर्जा उत्पन्न करता है ये। ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और नमी जल मुक्त होता है। तो ये क्रिया होती है। इसी क्रिया का विशेष नाम श्वसन है। ये जो रासायनिक क्रिया है जिसमें शरीर में जो ग्लूकोज मिलता है वह ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं की ऑक्सीजन से क्रिया करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। जो ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है हमको। यह विशेष प्रकार की क्रिया ही श्वसन कहलाती है। यहाँ पर इस क्रिया को अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला लिखें तो C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन, और ये क्रिया जब होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जल ही जीवन है और ऊर्जा मुक्त होगी। यह अभिक्रिया ही श्वसन है। इसको जब आप संतुलित करेंगे तो 6 और 6। अब आप कहेंगे कि ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज आपको प्राप्त कहां से होती है। तो आप कहेंगे कि जीव शरीर में जो आप खाद्य पदार्थ खाते हैं, खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है। खाद्य पदार्थ में होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज में, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है। यही ग्लूकोज जो होती है ये शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन से क्रिया करती है और इसी विशेष अभिक्रिया का नाम श्वसन होता है जिससे जीव शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने इनके प्रश्न का आंसर दे दिया। इनका प्रश्न था कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों। तो आपने कहा कि श्वसन एक विशेष प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसके द्वारा जीव शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। आपने बताया कि यह श्वसन की जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में होता क्या है कि ग्लूकोज कोशिका की ऑक्सीजन से क्रिया करती है और ऊर्जा मुक्त करती है। यह ऊर्जा जीव शरीर को प्राप्त होती है। तो आप यहां देखें इस अभिक्रिया में इसी विशेष अभिक्रिया का नाम श्वसन है। इसी विशेष अभिक्रिया का नाम श्वसन है। यह श्वसन अभिक्रिया है, श्वसन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया को आप देखें यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि यहां ऊर्जा मुक्त होती है। तो पहले प्रश्न का हम लोगों ने आंसर इनके दे दिया। अब दूसरा प्रश्न हम लोग कहते हैं। दूसरे प्रश्न में इन्होंने कहा कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। इनका प्रश्न है कि वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण आप बताइए
एक एक उदाहरण बताइए आपको जिनमें ऊर्जा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इन्होंने कहा कि उन वियोजन अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया इनका क्वेश्चन है कि वियोजन अपक्रियाओं के समीकरण आपको लिखना है। वियोजन अपक्रियाओं के समीकरण आपको लिखने हैं कि समीकरण आप बताओ जिनमें ऊर्जा प्रदान की जाती है। इनमें ऊर्जा आपको जो मिलती है, एक बार इन्होंने कहा कि ये ऊर्जा आपको ताप से मिले, उष्मा से मिले, उष्मा देके ऊर्जा मिल रही है। दूसरा प्रकाश से मिले, प्रकाश से ऊर्जा मिल रही है। तीसरा इन्होंने कहा यह ऊर्जा आपको विद्युत धारा से मिल रही है। तो इसके एक एक आपको उदाहरण देने हैं, इनके एक एक एग्जाम्पल देने हैं। तो वियोजन अपक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि वियोजन अपक्रिया में क्या होता है कि कोई अभिकारक पदार्थ होता है और अभिकारक पदार्थ या यौगिक जो होता है दो या अधिक उत्पाद यौगिकों में विखंडित हो जाता है। तो ऐसी अपक्रिया कहलाती है वियोजन अपक्रिया। अब वियोजन अपक्रिया के हमको तीन उदाहरण देने हैं। एक उदाहरण उष्मा का, एक उदाहरण प्रकाश का और एक उदाहरण विद्युत धारा का। तो उष्मा के जो उदाहरण है, उष्मा का उदाहरण हीट का, उष्मा के उदाहरण में हम लोग देखते हैं कॉमन उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है और कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप उष्मा देते हो, गर्म करते हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वियोजित हो जाता है। तो यह एक वियोजन अपक्रिया है। यहां पर देखें अभिकारक यौगिक आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे संगमरमर भी आप कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट एकल अभिकारक यौगिक है जो दो उत्पाद यौगिकों में विखंडित हो गया और यह वियोजन अपक्रिया हुई। और यह वियोजन अपक्रिया किसके कारण हुई? यहाँ ऊर्जा किससे मिली? उष्मा से ऊर्जा मिली। तो पहला एग्जाम्पल आपने दे दिया, जो एग्जाम्पल वियोजन अपक्रिया का था उष्मा के द्वारा था। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में इन्होंने कहा कि दूसरा एग्जाम्पल दीजिए प्रकाश के रूप में। तो प्रकाश के रूप में जो आप एग्जाम्पल लेंगे, तो प्रकाश के रूप में एग्जाम्पल में आपने इनको एग्जाम्पल लेना है AgCl। AgCl जो है आपका, इस AgCl को जब आप प्रकाश में रखते हो, प्रकाश की उपस्थिति में रखते हो, जिसे Hμ भी कहते हो, तो प्रकाश की उपस्थिति में जब इसे रखोगे तो यहां पर सिल्वर अलग हो जाएगी और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। तो यहां पर आप देखें कि यह अभिक्रिया जो है यह भी वियोजन अभिक्रिया है कि सिल्वर क्लोराइड जो आपका है, सिल्वर क्लोराइड को जब आप प्रकाश में रखते हो तो प्रकाश से ये ऊर्जा प्राप्त करता है और अपने अवयवी तत्वों में ये विखंडित हो गया, अवयवी तत्वों में ये वियोजित हो गया। इसके अवयवी तत्व थे सिल्वर और क्लोरीन, तो सिल्वर और क्लोरीन में ये वियोजित हो गया। तो यह अभिक्रिया भी वियोजन अभिक्रिया कहलाई, क्योंकि यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश से हुई, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इससे ऊर्जा प्राप्त हुई। तो यह वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है जिसे आपने दिया कि सूर्य के प्रकाश से यह ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। यह अभिक्रिया फोटोग्राफी के लिए आप करते हैं, श्वेत शाम फोटोग्राफी के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि श्वेत शाम फोटोग्राफी के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है विद्युत धारा। तीसरे एग्जाम्पल में इन्होंने कहा विद्युत धारा का एग्जाम्पल बताएं। तो आप ये देखें कि जल हमारे पास अगर अभिकारक यौगिक है जल, और इसमें विद्युत धारा आप प्रवाहित कर दें, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो विद्युत धारा जैसे ही इसमें आप प्रवाहित करेंगे ये अपने अवयवी तत्वों में वियोजित हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा। तो ये भी आपका एक वियोजन अभिक्रिया हो गई।
और यह वियोजन अपक्रिया क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह से हुई है, तो इसे विद्युत धारा के प्रवाह से वियोजन अपक्रिया की बात हम लोगों ने कहा। यहाँ ऊर्जा हमको मिली है विद्युत धारा के प्रवाह से मिली है। इन अपक्रियाओं को आप संतुलित भी कर सकते हैं। इन अपक्रियाओं को संतुलित करने के लिए देखें यहाँ पर, और इसको जब आप संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आप ऐसे इसको संतुलित कर सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपने बताया कि वियोजन अपक्रिया के इन्होंने कहा कि उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो यह वियोजन अपक्रिया का एक समीकरण है जिसमें ऊष्मा के रूप में आपको ऊर्जा दी गई है। यह वियोजन अपक्रिया का एक समीकरण है जिसमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा आपको दी गई है। यह भी वियोजन अपक्रिया का एक समीकरण है जिसमें विद्युत धारा के रूप में ऊर्जा दी गई है। अब वियोजन अपक्रिया के बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप ऊष्मा के रूप में दे सकते हो। जैसे आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, तो हो ही गया है आपका आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट में जब आप ऊष्मा से गर्म करते हो तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह भी एक जनरल इक्वेशन है, जनरल समीकरण है जो ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे के क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। एक क्वेश्चन इनका है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। इनका अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रियाओं में पहले ये पूछ रहे हैं कि अंतर बता दीजिए, अपक्रियाओं में अंतर बता दीजिए, ठीक है, और इनके एग्जाम्पल बता दीजिए। एक तो अंतर बता दीजिए और दूसरा आप इनके एग्जाम्पल बता दीजिए, उदाहरण बता दीजिए, एक एक उदाहरण बता दीजिए। तो इनका अगला क्वेश्चन यही है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रियाओं में अंतर बता दीजिए और इनके एक एक उदाहरण बता दीजिए। तो हम लोग विस्थापन अपक्रिया की बात कर लेते हैं और द्विविस्थापन अपक्रिया की बात कर लेते हैं, अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। फिर इनके एक एक उदाहरण हम लोग बता देते हैं। तो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग बताएंगे कि विस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें कोई एक अभिकारक तत्व दूसरे तत्व को अभिकारक यौगिक से विस्थापित कर देता है, यही ना होता है विस्थापन अपक्रिया। जबकि द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि द्विविस्थापन अपक्रिया में अभिकारक यौगिक, अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक यौगिकों के आयनों में परस्पर आदान प्रदान होता है जिससे नए यौगिक का निर्माण होता है। यह द्विविस्थापन अपक्रिया में होता है। तो आप लोग कहेंगे कि विस्थापन अपक्रिया में इसका सॉल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि विस्थापन अपक्रिया में कोई एक अभिकारक तत्व दूसरे तत्व को उसके अभिकारक यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये तो आपने विस्थापन अपक्रिया का बात बता दिया आपने। और आगे आप बताएंगे जबकि द्विविस्थापन अपक्रिया में अभिकारक यौगिकों के आयनों का परस्पर आदान प्रदान
होता है, जिससे नए उत्पाद यौगिकों का निर्माण होता है। तो आपने इनके पहले प्रश्न का आंसर दे दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताइए। तो आपने कहा कि विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक अभिकारक तत्व दूसरे तत्व को उसके अभिकारक यौगिक से विस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक यौगिकों के आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप नए उत्पाद यौगिकों का निर्माण होता है। इसको आप लिख देंगे, जिसके फलस्वरूप नए उत्पाद यौगिकों का निर्माण होता है, नए उत्पाद यौगिक बनते हैं। तो पहले प्रश्न का हम लोगों ने इनके आंसर दे दिया। अब हम लोगों को विस्थापन का एक एग्जाम्पल दे देना है और एक एग्जाम्पल दे देना है इनको द्विविस्थापन का। तो विस्थापन के एग्जाम्पल में याद करो कि जब हम लोगों ने यह चैप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि मेटल की अगर एसिड से आप रिएक्शन कराते हैं तो सारी रिएक्शन विस्थापन होती है। मेटल की एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सारी रिएक्शन विस्थापन की रिएक्शन होती है। दूसरा हम लोगों ने बताया था कि अगर आपको धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद है, तो अगर आप कोई भी धातु का लवण ले और उसके ऊपर की धातु ले, तो वह ऊपर की धातु उस धातु लवण से धातु को विस्थापित कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके उदाहरण दे सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपको देना है, अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपको देना है। तो इसके एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि आप किसी भी मेटल की एसिड से रिएक्शन करा दीजिए तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। दूसरा मैंने कहा था कि आपको सक्रियता श्रेणी याद हो, और सक्रियता श्रेणी में आप नीचे का कोई भी मेटल लो, उसके लवण लीजिए और उस लवण की रिएक्शन किसी ऊपर की मेटल से करा दीजिए, तो ऊपर की मेटल उस लवण से धातु को विस्थापित कर देगी। तो जैसे देखें, सक्रियता श्रेणी याद करो, हम लोगों ने सबसे पहले किसकी बात की थी सक्रियता श्रेणी में? सबसे पहले आपका पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इस तरह से सक्रियता श्रेणी थी। इस सक्रियता श्रेणी की ही बात अगर हम लोग कर ले, इतने की ही बात कर ले अगर, तो मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कोई लवण बना दें, मैग्नीशियम का कार्बोनेट बना दीजिए, मैग्नीशियम का सल्फेट बना दीजिए, मैग्नीशियम का क्लोराइड बना दीजिए, कोई भी लवण बना दीजिए, किसी भी ऋण मूलक से इस मैग्नीशियम का आप लवण बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैग्नीशियम का सल्फेट आपने बनाया, तो मैग्नीशियम का सल्फेट आपने बनाया MgSO4, इसका आपने विलयन ले लिया MgSO4 का, और ऊपर की कोई मेटल आपने ले ली, इसके ऊपर की कोई भी मेटल मैग्नीशियम मेटल से अधिक सक्रिय मेटल होगी। तो मान लीजिए आपने कैल्शियम ले लिया, तो कैल्शियम आपने ले लिया, तो कैल्शियम क्या करेगा, इस मैग्नीशियम सल्फेट यौगिक से मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा। तो मैग्नीशियम को विस्थापित करेगा, भरा पूरा परिवार मैग्नीशियम और सल्फेट का, मैग्नीशियम हटेगा, उसकी जगह पे कैल्शियम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और मैग्नीशियम यहां से हट गया, मैग्नीशियम यहां से हट गया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो आप एसिड की रिएक्शन करा दीजिए, एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल से करा दीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने HCl एसिड लिया, HCl जब एक्वस रहेगा तभी एसिड रहेगा, अगर गैस है तो हाइड्रोक्लोराइड गैस होगा ये। इस बात को भी याद रखिएगा। इसका किसी भी मेटल से रिएक्शन करा दीजिए, मान लीजिए कि आपने इसका मेटल से आपने कराया रिएक्शन मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम मेटल से जब आपने इसका रिएक्शन कराया तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, हाइड्रोजन की जगह पे खुद आ जाएगी, तो ये लवण बनाएगी मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड जो लवण बनेगा MgCl2, और ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगी, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया इसने। तो यह भी जो रिएक्शन है, यह विस्थापन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम लोग। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख लेते हैं।
द्विविस्थापन अपक्रिया के एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि द्विविस्थापन में सोडियम सल्फेट लेते हैं और बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं। सोडियम सल्फेट हम लोग ले लें तो सोडियम सल्फेट जो होगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट हमारा हो गया। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये आपके उत्पाद यौगिक हैं। ये द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। तो द्विविस्थापन अपक्रिया का जब उदाहरण होगा तो इनके आयन परस्पर आदान प्रदान कर लेंगे। सोडियम सल्फेट में आप देखें कि दो मूलक हैं, एक तो Na+ आयन है, दूसरा सल्फेट आयन है, SO4-2 आयन है। और बेरियम क्लोराइड में एक बेरियम मूलक है Ba+2 और एक क्लोराइड मूलक है Cl-1। देखें आयनों के आदान प्रदान होंगे, मतलब पहले का ऋण दूसरे के धन से और दूसरे का ऋण पहले के धन से। तो दूसरे का ऋण को पहले के धन से आप जोड़ दें तो Na और Cl मिलकर जो आपका बनाएंगे वह आपका बनेगा NaCl। ये उत्पाद यौगिक बन गया। दूसरा देखें बेरियम और सल्फेट मिलकर जो लवण बनाएंगे वो बेरियम सल्फेट बनाएंगे BaSO4 एक्वस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो लवण बन गए वह लवण बने सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, जबकि हमारे पास अभिकारक यौगिक थे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। यह अपक्रिया जो है वह द्विविस्थापन अपक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम लोगों ने विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रिया को समझा, इसके एक एक एग्जाम्पल को भी समझ लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर, ऑक्सीजन के जुड़ने और ऑक्सीजन के निकलने के आधार पर आपको उपचयन और अपचयन की व्याख्या करनी है। उपचयन की व्याख्या करनी है आपको। क्वेश्चन है उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, इसकी व्याख्या करनी है ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पर, जुड़ने के आधार पर ऑक्सीजन के आधार पर, ठीक है। और अपचयन की भी व्याख्या करनी है ऑक्सीजन के आधार पर। अपचयन की भी व्याख्या करनी है आपको ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर, ठीक है। और इनके दो दो एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो उपचयन और अपचयन की बात जब हम लोगों ने की थी तो हम लोगों ने कहा था अगर किसी अपक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो उस तत्व का उपचयन होता है। अगर किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, किसी यौगिक से जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो उस यौगिक का होता है अपचयन। तो ऑक्सीजन के आधार पर उपचयन और अपचयन की जब व्याख्या करनी होगी तो आप लिखेंगे उपचयन की व्याख्या में, उपचयन में आप लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सॉल्यूशन में पहले आप उपचयन को लिखेंगे। आप लिखेंगे यदि किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो उस तत्व का ऑक्सीकरण या उपचयन होता है। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। उस तत्व का उपचयन होता है। तो इसके दो एग्जाम्पल आपको देने हैं, तो एग्जाम्पल दे दीजिए। पहला एग्जाम्पल आप दे दीजिए कापर एक तत्व है, इसके साथ ऑक्सीजन आप जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन आप जोड़ेंगे तो गर्म करके जब ऑक्सीजन आप जोड़ेंगे तो ये कापर सेकेंड ऑक्साइड बना देगा, कापर सेकेंड ऑक्साइड बना देगा, कापर ऑक्साइड बना देगा ये, ठीक है। कापर सेकेंड ऑक्साइड ये बन जाएगा इसके साथ, कापर सेकेंड ऑक्साइड।
तो यहां देखें कापर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई तो कापर का हो गया बेटा ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए आप यहां और ऐसे बैलेंस आप आराम से इसको कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप जल का एग्जांपल दे सकते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है और जैसे ही हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी ये आपका बना देगा जल। जल ही जीवन है, ये जल बना देगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया। यहां हाइड्रोजन का हो गया उपचयन, इसका उपचयन हो गया क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई। यहां कॉपर का उपचयन हो गया, कॉपर का उपचयन हो गया क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई। और भी आप ले सकते हैं, जिंक का ऑक्साइड बना सकते हैं, जिंक को ऑक्सीजन से ऐड करके। कैल्शियम का ऑक्साइड बना सकते हैं, कैल्शियम को ऑक्सीजन से ऐड करके किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, उसका ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, उपचयन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं अपचयन का। हटा दो बेटा इसको। अगले में हम लोग देखते हैं अपचयन की व्याख्या भी इन्होंने कहा कि अपचयन की व्याख्या भी आप कीजिए ऑक्सीजन के आधार पर और इसके दो एग्जाम्पल आप दीजिए। तो अपचयन की व्याख्या आप कर लीजिए। आप बताएं कि यदि किसी अभिकारक यौगिक, यदि किसी अभिकारक यौगिक से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अभिक्रिया में यौगिक का अपचयन होता है, तो अभिक्रिया में यौगिक का अपचयन होता है, अपचयन होता है। तो अभिक्रिया में यौगिक का अपचयन होता है। एग्जाम्पल आपको बताने हैं तो एग्जाम्पल आप इनको बता दीजिए। एग्जाम्पल में आपके पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड ये कार्बन के साथ इसने रिएक्शन की, जिंक ऑक्साइड था, कार्बन के साथ इनकी रिएक्शन हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और जिंक अलग हो गई, जिंक अलग हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब यहां पर आप देखें ये जिंक ऑक्साइड आपका अभिकारक यौगिक था, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई, यहां पर जिंक अकेला बन गया तो इस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन पृथक हुई है तो जिंक ऑक्साइड का इस अभिक्रिया में अपचयन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड का इस अभिक्रिया में अपचयन हो जाएगा। दूसरी अभिक्रिया में आप दिखा सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की जब रिएक्शन हो रही है तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड होके जल बना दे रही है यहां पर और कॉपर अलग हो जा रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें इस अभिक्रिया में अभिकारक यौगिक में ऑक्सीजन है लेकिन उत्पाद में यह ऑक्सीजन हट गई है तो इस यौगिक से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया अभिक्रिया में, तो इस यौगिक कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का इस अभिक्रिया में अपचयन हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों ने दे दिया। हमको इन्होंने कहा था कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया की व्याख्या आप ऑक्सीजन के जुड़ने और उसके ह्रास के आधार पर कीजिए और इसके दो एग्जाम्पल दीजिए। तो आपने कहा कि अगर किसी अभिकारक तत्व से ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उस अभिक्रिया में उस तत्व का उपचयन होता है, और आपने दूसरा कहा कि यदि किसी अभिकारक यौगिक से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो उस अभिक्रिया में उस अभिकारक यौगिक का अपचयन होता है। तो ऑक्सीजन का ह्रास अगर हो रहा है किसी यौगिक से तो उस यौगिक का अपचयन होगा, और किसी तत्व में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उस तत्व का उपचयन होगा। इसके एग्जाम्पल भी आपने दे दिए दो। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इन्होंने दो अभिक्रियाएं दी हैं, इन अभिक्रियाओं के प्रकार को बताना है कि कौन सा प्रकार है इन अभिक्रियाओं का
और दूसरी बात बताना है कि इन अभिक्रियाओं में उपचयन किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। क्वेश्चन इन्होंने कहा, क्वेश्चन में दो अभिक्रियाएं इन्होंने दी। पहली अभिक्रिया इन्होंने दी लेड ऑक्साइड PbO और कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन है। अब रिएक्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें क्या जा रही हैं। फिर आपका बना है कार्बन डाइऑक्साइड और लेड अलग हो गई है, लेड अलग हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके पास बन गई है। इन्होंने कहा कि इस अभिक्रिया का प्रकार बताइए। क्वेश्चन में कहा गया है कि अभिक्रिया का प्रकार बता दो, ठीक है, अभिक्रिया का प्रकार बता दो, अभिक्रिया का प्रकार बता दो, अभिक्रिया का प्रकार बता दो, ठीक है, पहला प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में इन्होंने कहा कि उपचयन और अपचयन बता दो कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये बता दो। दो प्रश्न इन्होंने किया है, एक पहली अभिक्रिया है, इसी तरह से दूसरी अभिक्रिया भी इन्होंने दी है। ये पहला है पहली अभिक्रिया का। इस पहली अभिक्रिया में बताया है कि अभिक्रिया का प्रकार बताओ। दूसरा इन्होंने बताया कि इस अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो पहला आंसर हम लोग इनका दे देते हैं कि अभिक्रिया का प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार में देखें, भरा पूरा परिवार लेड और ऑक्सीजन का, लेड और ऑक्सीजन का भरा पूरा परिवार, कार्बन आया, कार्बन ने लेड को हटा दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई। विस्थापित कर दिया लेड को कार्बन ने, तो ये अभिक्रिया का प्रकार कौन सा अभिक्रिया हो गई, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया कि भैया ये विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा इन्होंने बताया कि इस अभिक्रिया में आप बताओ, इस अभिक्रिया में कि इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया हम लिख ले यहां पर, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन बना है आपका लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखें बेटा, ये लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन था इस यौगिक में, और यहां पर देखें ऑक्सीजन पृथक हो गया, इससे ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो लेड ऑक्साइड का हो गया अपचयन, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो गया भाई। यहां पर देखें कार्बन था, अब कार्बन के साथ उत्पाद में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन संयुक्त हो गई, तो कार्बन का इस अभिक्रिया में हो गया उपचयन। तो दूसरा आंसर भी आपने दे दिया कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में लेड ऑक्साइड जो है इसका उपचयन हो रहा है, अब कार्बन जो है इसका अपचयन हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं, सेम यही क्वेश्चन है, दूसरी अभिक्रिया में भी यही क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। दूसरी अभिक्रिया के भी अभिक्रिया का प्रकार बता दीजिए और ये बता दीजिए कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। अभिक्रिया मैं लिख दे रहा हूं, बाकी सब आप कर लीजिएगा इसी तरह से। दूसरे क्वेश्चन की अभिक्रिया है, आयरन ऑक्साइड है आपका, लेड ऑक्साइड है, नहीं सॉरी लेड नहीं, आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। अब की बार क्या हुआ कि आयरन अलग हो गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका बना है Al2O3 और लेड आयरन आपका अलग हो गया है। इन्होंने कहा कि अभिक्रिया का प्रकार बताइए, तो अभिक्रिया का प्रकार वही भरा पूरा परिवार आयरन और ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम आया, आयरन को हटाया, उसकी जगह पे खुद बैठ गया, आयरन को क्योंकि विस्थापित करके एल्यूमिनियम उसकी जगह पर आया है, तो यह अभिक्रिया का जो प्रकार होगा सॉल्यूशन में, अभिक्रिया आप बताएंगे कि अभिक्रिया है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो अभिक्रिया का प्रकार आप बताएंगे कि विस्थापन अभिक्रिया है। और दूसरी चीज ये बताना है कि इसका उपचयन हुआ किसका अपचयन हुआ, तो जाहिर सी बात है यहां देखें अभिकारक में लेड ऑक्साइड था, लेड हमने सॉरी आयरन ऑक्साइड था, आयरन के साथ ऑक्सीजन है, और अभिकारक उत्पाद में जब हम आते हैं तो आयरन अकेली हो जाती है, इसका मतलब ऑक्सीजन पृथक हो गई, तो यहां पर आयरन ऑक्साइड का हो गया अपचयन, आयरन ऑक्साइड का अपचयन हो गया। और एल्यूमिनियम देखें अभिकारक में था,
और उत्पाद में एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन संयुक्त हो गई है, तो यह एल्युमिनियम का हो गया है उपचयन। तो यह वाली रिएक्शन का आंसर भी आपने दे दिया। आपने बताया कि यह भी रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें लेड जो आपका आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और एल्युमिनियम का उपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने अभिक्रिया एक दी है, अभिक्रिया लिखी है इन्होंने, और अभिक्रिया लिखी है और ये कहा है कि अभिक्रिया का प्रकार बताइए, अभिक्रिया को संतुलित करके बताइए। अभिक्रिया का संतुलन हमने बताया था आपको। अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं और अभिक्रिया के प्रकार को मैं लिख दे रहा हूं, एक को संतुलित कर दूंगा, बाकी सब आपको करना होगा, ठीक है। अब इनका क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए, ठीक है। अब अभिक्रियाएं हैं तो इनका क्वेश्चन है, अभिक्रियाओं के लिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, रासायनिक समीकरण आपको लिखना है और दूसरा अभिक्रिया के प्रकार बताने हैं आपको, अभिक्रिया का प्रकार बताना है, अभिक्रिया का प्रकार बताना है, अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। पहला जो इनकी अभिक्रिया है वो पहली अभिक्रिया है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, आयोडाइड। इस अभिक्रिया को जैसे ही लिखा हमने अभिकारक यौगिक, तो आप देखें दो लवण हैं, दो लवण में हो जाएगी आपका, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। दो लवण है तो दोनों लवण के जो मूलक हैं वो एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेंगे, तो यहाँ पोटेशियम आयोडाइड के साथ चला जाएगा और बेरियम ब्रोमाइड के साथ चला जाएगा। तो इसका उत्पाद जो बनना चाहिए वो ऐसे बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड। तो यहां पर इस अभिक्रिया को पहले हम लोग सूत्र रूप में लिख लेते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो पोटेशियम आपका होता है K प्लस, ब्रोमाइड होता है Br माइनस, तो इसका जो सूत्र होगा वो KBr एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम होता है Ba प्लस 2, आयोडाइड होता है I माइनस 1, तो ये हो जाएगा BaI2, ये भी एक्वस। और यहां पर पोटेशियम आयोडाइड Ki एक्वस और बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड के रूप में, मतलब अवक्षेप के रूप में नीचे जमेगा बर्तन की सतह पर, तो BaBr2। यहां पर आप देखें ये बेरियम मूलक जो है वो, ब्रोमाइड मूलक जो है वो बेरियम के साथ आ गया है और पोटेशियम मूलक जो है वो आयोडाइड के साथ आ गया है, तो मूलक का आदान प्रदान हुआ है। तो अभिक्रिया का प्रकार आप बता देंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो पहला आंसर आप बता देंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पहला आंसर आप तुरंत बता देंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, पहले आंसर। दूसरा, इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए कल हमने बताया था आपको कि पहले आप मेटल से लिख लीजिए, मेटल इसमें है पोटेशियम और ब्रोमाइड, ठीक है, बेरियम, बेरियम और पोटेशियम दो मेटल हैं। इसके बाद नॉन मेटल कौन कौन है आपका, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। पोटेशियम को देखें, जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, इसको हटा दें, बैलेंसिंग करके दिखा दें आपको। एक की बैलेंसिंग करेंगे भाई, बाकी की बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बैलेंसिंग आपको सिखाई है। पहला हम लोगों ने इनका आंसर बता दिया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है।
दूसरा हम लोग को इसको संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम लोगों ने कहा था कि जिस भी रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना होता है, सबसे पहले उसको आप एक बॉक्स में ब्रैकेट में सारे तत्व और यौगिक को रख देते हैं। इसका मतलब आप इसमें इंटरनल चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी करना होगा एक्सटर्नल चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग मेटल लिखते हैं। हमारे पास मेटल है पोटेशियम और बेरियम। नॉन मेटल में हमारे पास है ब्रोमीन और आयोडीन। पहले हम लोग पोटेशियम देखते हैं। पोटेशियम दोनों तरफ सिंगल सिंगल है, ठीक है, बैलेंस्ड है। फिर हम लोग बेरियम देखते हैं, बेरियम भी बैलेंस है। फिर हम लोग ब्रोमीन देखते हैं, ब्रोमीन भी बैलेंस नहीं, ब्रोमीन बैलेंस नहीं है। ब्रोमीन बैलेंस नहीं है तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा उत्पाद है वहां ब्रोमीन 2 है, अभिकारक में हमारा ब्रोमीन 1 है। तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 KBr एक्वस प्लस BaI2 एक्वस और ये हो गया आपका KI एक्वस और प्लस Br2 सॉलिड और छेद के रूप में मिलाए। अब आप देखें यहां पर हमारा ब्रोमीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन पोटेशियम अनबैलेंस हो गया। पोटेशियम यहाँ रिएक्टेंट में आपका 2 है, लेकिन उत्पाद में 1 है। अब यहां पर हम 2 से इसको गुणा कर दें। 2 से आप गुणा कर देंगे तो पोटेशियम बैलेंस हो गया। और सबको देख लेते हैं, तो पोटेशियम भी बैलेंस हो गया, ब्रोमीन भी बैलेंस हो गया, बेरियम भी बैलेंस हो गया और आयोडीन भी बैलेंस हो गया। ये रासायनिक समीकरण जो है आपका, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये रासायनिक समीकरण आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अच्छा, एक स्टेप और कर लेते हैं तब ना, चलिए ठीक है, आप एक स्टेप और कर लेते हैं इसको। एक तो पहला स्टेप था जिसमें हम लोगों ने ब्रोमीन को बैलेंस किया था। जैसे ही हम लोगों ने ब्रोमीन को बैलेंस किया, पोटेशियम अनबैलेंस्ड हो गया। तो अगले स्टेप में हम लोग पोटेशियम को बैलेंस कर लेते हैं, तो KBr एक्वस प्लस BaI2 एक्वस, यहां पर आपका हो जाएगा 2 KI एक्वस और Br2 सॉलिड। यहां पर देखें, ये जो रिएक्शन हमको मिली, यह रिएक्शन हमको संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप की मिली। संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया ये, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। अब जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को हम लिखेंगे, इन रिएक्शंस का प्रकार बता देंगे, उनके हम लोग फार्मूलेज लिख देंगे। अब आपको संतुलित करना है, संतुलित आप कर लीजिएगा, ठीक है। आराम से आप कोशिश कीजिएगा, सारी चीजें होंगी, लगातार आप कंटिन्यूअस लगे रहिएगा, 100% आप सफल होंगे, ठीक है। एकदम पैनिक मत लीजिएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें जो लोग अगली जो रिएक्शंस इन्होंने दी है, वो रिएक्शंस इन्होंने कही कि जिंक कार्बोनेट था और जिंक कार्बोनेट को इन्होंने गर्म किया है, और जिंक कार्बोनेट को गर्म किया है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिले हैं आपको। इन्होंने कहा कि इनके पास था जिंक कार्बोनेट। दूसरी जो है रिएक्शन, जिंक कार्बोनेट सॉलिड, इसको इन्होंने गर्म किया। जब गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस, ठीक है। ये रिएक्शन इन्होंने दिया, तो ध्यान से देखें आप इस रिएक्शन को। जिंक कार्बोनेट, जिंक मूलक होता है बेटा Zn+2 और कार्बोनेट होता है CO3-2, तो इससे जो यौगिक बनेगा और जिंक कार्बोनेट बनेगा ZnCO3। जिंक कार्बोनेट आपका यौगिक बन गया।
और जिंक का ऑक्साइड आपका Zn+2O-2, तो ZnO जिंक ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड आप जान ही रहे हैं CO2 गैस। ये आपका रासायनिक समीकरण हो गया इस रासायनिक अभिक्रिया का। इस रासायनिक समीकरण को आप देखो ध्यान से, एक ही अभिकारक यौगिक था जिसे गर्म करने पर यह दो उत्पाद यौगिकों में टूट गया, वियोजित हो गया, तो सीधे सीधे यह अभिक्रिया जो है वो वियोजन अभिक्रिया है। आंसर जो आप लिखेंगे ये अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया है, और दूसरा आप इसको संतुलित कर लीजिएगा। अभिक्रिया का प्रकार आपने बता दिया कि ये वियोजन अभिक्रिया है, और संतुलन आप इसको करिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो इन्होंने तीसरा दिया, तीसरी वाली अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तीसरे में इन्होंने कहा हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहां पर इन्होंने कहा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है, प्लस क्लोरीन गैस, और इससे जो बना है वो बना है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन H2 गैस फॉर्म में है, क्लोरीन Cl2 गैस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस फॉर्म में। यहां देखें HCl अम्ल भी होता है और HCl गैस भी होती है। जब HCl आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा, विलयन के फॉर्म में रहेगा, तब ये जल के साथ रहेगा, तब ये अम्ल होगा। लेकिन अगर गैसियस स्टेट में है तो ये गैस है, अम्ल नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये HCl गैस है, अम्ल नहीं है, एसिड नहीं है। जब HCl एक्वस फॉर्म में रहेगा तब HCl अम्ल रहेगा, एसिड रहेगा। जब HCl गैसियस फॉर्म में रहेगा तो वो गैस रहेगा। इस रिएक्शन को आप देखें, दो अभिकारक तत्व हैं, दो अभिकारक अणु हैं जिनसे मिलकर एक उत्पाद यौगिक का निर्माण हुआ है। जब दो या अधिक अभिकारक तत्व मिलकर एक उत्पाद यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया जो है, यह अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को बैलेंस हमने किया भी है, इसके पहले वाले लेक्चर में यह अभिक्रिया बैलेंस भी हो चुकी है। चौथी अभिक्रिया है, इसको हटा दे बेटा, चौथी अभिक्रिया आप लिख लीजिए, इसका प्रकार आप बता दीजिए और बैलेंस आप कर लीजिएगा। चौथी अभिक्रिया में इन्होंने कहा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम, चौथी अभिक्रिया है इनकी मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अब की बार कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां पर एक्वस फॉर्म रहेगा तभी ये अम्ल बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस। और यहां पर क्या हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया, हाइड्रोजन गैस पृथक हो गई। तो एसिड से मेटल की रिएक्शन हो गई, धातु की रिएक्शन एसिड से, तो जाहिर सी बात लवण बनता है। लवण क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आपका लवण बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। और आपका H2 गैस मुक्त हो चुकी है। इसका हाइड्रोजन गैस बेटा, हाइड्रोजन लिखा है आप लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, गैस फॉर्म में। ठीक है, अब मैग्नीशियम को आप जानते ही हैं, मैग्नीशियम, इसके रासायनिक समीकरण को हम लोग लिख लें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक्वस, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पर देखें हाइड्रोजन और क्लोरीन का भरा पूरा परिवार, हाइड्रोजन और क्लोरीन का भरा पूरा परिवार। हाइड्रोजन को हटा दिया, पृथक कर दिया, विस्थापित कर दिया मैग्नीशियम ने, उसकी जगह पे खुद आ गए। तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। अभिक्रिया का प्रकार क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया को आप संतुलित कर लीजिएगा। अभिक्रिया का प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया, यह विस्थापन अभिक्रिया है जिसे आप संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया।
अगर आप आराम से सारी चीजें पढ़े हैं और खासकर सक्रियता श्रेणी और अम्लों के गुण, मेटल्स के गुण, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये सारे एनसीईआरटी के हैं, हूबहू क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आप देखेंगे अंसाल में अगर उठा के देखेंगे तो इसी बेसिक्स के क्वेश्चन हमेशा आते भी हैं, ठीक है। अब कोविड-19 में कुछ क्वेश्चंस के वेटेज भी बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको अभी तक क्या होता था कि जैसे क्वेश्चन देते थे सारे क्वेश्चन करने होते थे, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको दें, उसमें से आपको चॉइस दें कि 4 क्वेश्चन है तो उसमें तो 2 करना है या 3 करना है, और सारे क्वेश्चंस के वेट भी बढ़ सकते हैं एग्जाम में। अब देखें हर बार नहीं, कोविड क्योंकि अब की बार है, अब की बार भी कोविड के कारण 30% सिलेबस कम हुआ है, तो इसमें ये हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है क्यों? प्रश्न है इनका, क्वेश्चन है सफेदी करने के 2-3 दिन बाद, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है क्यों? दीवारों पर चमक आ जाती है क्यों? चमक आ जाती है क्यों? तो यह हम लोग जानते हैं कि सफेदी जो हम लोग करते हैं वो चूने से करते हैं, और चूना कौन लेते हैं? बुझा चूना। मार्केट से हम लोग शुष्क चूना लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर उसको पानी के साथ पकाते हैं, पानी के साथ डाल लेते हैं, फिर जो मिलता है हमें वो बुझा चूना मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम लोग सफेदी करते हैं तो दीवारों पर जब तक नमी रहती है तब तक तो दीवारों पर चमक नहीं आती है, लेकिन 2-3 दिन बाद जैसे ही नमी सूखती है दीवारों पर चमक आ जाती है। वही पूछ रहा है ये चमक क्यों आ जाती है? तो आप कहेंगे कि सफेदी करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो सफेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बेटा? इसका सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो आप बताएंगे कि सफेदी करने के लिए हम बुझे चूने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा यह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और नमी को विस्थापित कर देता है। जो H2O नमी है वो विस्थापित कर देता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। ये बुझा चूना वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन के फलस्वरूप ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट में चमक होती है, इसीलिए दीवारें 2-3 दिन बाद चमकती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। तो आपने कहा सफेदी करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे चूने का उपयोग करते हैं। बुझा चूना क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो यही बात नीचे लिख देंगे कि यह बुझा चूना जो है, बुझा चूना वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अक्रिया करके चमकदार कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिससे दीवारों में चमक आ जाती है, ठीक है।
और ये प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब देखें, एक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। आप आंसर उठा के देखेंगे तो कभी ये डायरेक्ट टिप्पणी में पूछे जाते हैं या ऐसे ही पूछ लेते हैं कि विकृत गंधिता क्या होती है और संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का मतलब होता है कि कोई मेटल है, अगर वह एसिड के संपर्क में आती है या नमी के संपर्क में आती है, तो जब मेटल कोई एसिड या नमी के संपर्क में आती है तो उस मेटल का क्षरण हो जाता है, उस मेटल का क्षरण हो जाता है। और उस मेटल का जो क्षरण होता है उसकी मात्रा जो प्रभावित होती है, यह अभिक्रिया जो कहलाती है, यही अभिक्रिया कहलाती है संक्षारण। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो आपकी चांदी की धातुएं होती, चांदी के बर्तन होते हैं या तांबे के बर्तन होते हैं, चांदी के बर्तन में काली काली परत जम जाती है तो संक्षारण होता है, चांदी की मात्रा कम हो जाती है। और जो तांबा होता है, तांबे में हरा हरा काई के रूप में जम जाता है, तो यह भी संक्षारण का ही उदाहरण है। और दूसरी है बेटा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में आप कहेंगे कि तेल या वसा युक्त पदार्थ जो होते हैं, तेल या वसा युक्त पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही तेल और वसा युक्त पदार्थ आएंगे तो उनका उपचयन हो जाएगा। और उपचयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप तेल और वसा युक्त पदार्थों के रंग में, गुण में परिवर्तन हो जाएगा, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा, उसके गंध में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो गंध और स्वाद में जो परिवर्तन हो जाता है मतलब पदार्थ खराब हो जाते हैं। और यह जो होती है अभिक्रिया, यही अभिक्रिया कहलाती है विकृत गंधिता। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो चिप्स की पैकेट होती है, आलू की चिप्स की पैकेट, उस आलू की चिप्स की पैकेट में हम ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन को क्यों भरते हैं? तो आप सीधा सीधा इनको देखिएगा, सारा मामला रिएक्टिविटी का है। ऑक्सीजन पर आयन -2 है और जो आपका नाइट्रोजन है इस पर आयन -3 है। ऑक्सीजन देखें, इस पर -2 आयन है और नाइट्रोजन -3 आयन है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वह खाद्य पदार्थों को ज्यादा देर तक सुरक्षित रखेगा, वह उपचयन बहुत देर में उपचयन करेगा, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखेगा। तो सीधा आंसर आप देंगे कि नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी जो होती है, क्रिया दर, वो ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए वह आलू की चिप्स या खाद्य पदार्थ को ज्यादा देर तक सुरक्षित रख सकती है। ठीक है, तो यहां जो विकृत गंधिता होगी वह बहुत जल्दी नहीं होगी, देर से प्रभावित होगी, तो यह कारण होता है। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला जो वीडियो हम लोग देखेंगे तो वो दूसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे। जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने कराए, जितने क्वेश्चंस हमने किए, इन क्वेश्चनों को ध्यान से आप करिएगा तो सेम क्वेश्चन या इसी के टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो दूसरा चैप्टर हम लोग करेंगे एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। इसका अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।